इस अमृतकाल में देश उस दौर से गुजर रहा है। इस अमृतकाल में देश उस दौर से गुजर रहा है जब मीडिया सरकार से ज्यादा विपक्ष से सवाल पूछता है और देशभक्ति का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर अंधभक्तों द्वारा दिया जाता है। फिर भी दिल में उम्मीद है, फिर भी दिल में उम्मीद है वैसा दिन आएगा, फिर भी दिल में उम्मीद है वो दिन भी आएगा जब देश का युवा जाग जाएगा और सांप्रदायिकता का ये ग्रहण छूटकर सर्व समावेशकता का सूरज निकलेगा। तभी आइडिया ऑफ इंडिया का उजाला देश भर में फैलेगा। आइडिया ऑफ इंडिया का उजाला देश भर में फैलेगा। जिसकी मोल नहीं है वो अमोल है। मैं निवेदन करूंगा अमोल कोल्हे जी को अपने वक्तव्य रखें। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव में बोलने का ये अवसर दिया। महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में आज़ादी के अमृत महोत्सव की बात की और कल तो इस सदन में एक बहुत ही प्यारे शब्द का इस्तेमाल हुआ, अमृतकाल। और इससे याद आया अध्यक्ष महोदय, बचपन में हम एक खेल खेला करते थे जिसे हम कहते थे विषामृत। तो जिसे विष मिलता था वो बच्चा बैठ जाता था और बाकी लोगों पे जिम्मेदारी होती थी उसे अमृत देके उठाने की। मानो ऐसे लगता है कि इस अमृतकाल में देश की युवा पीढ़ी को विकास की राह छोड़कर सांप्रदायिकता, बेरोजगारी और हेट स्पीचेस का विष देकर बिठाया गया है और उन्हें आइडिया ऑफ इंडिया का अमृत देकर उठाने की जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है बल्कि हर राजनीतिक पार्टी, हर लोक प्रतिनिधि और हर देशवासी की भी है। और हमारे धर्म ग्रंथ कहते हैं कि अमृत तभी निकलता है जब समुद्र मंथन होता है और अमृत निकलने से पहले आलोचना का हलाहल भी निकलता है। और इसीलिए इस अमृतकाल में प्रवेश करते हुए हम इस मंथन को और इस हलाहल दोनों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में जिन कोविड योद्धाओं की तारीफ की, जिनका गर्व से उल्लेख किया, उन सभी के प्रति मैं फिर एक बार कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। और किशोरों का टीकाकरण या प्रिकॉशनरी डोज जैसे मेजर जो सरकार ने उठाए उसके लिए सरकार का अभिनंदन भी करता हूं। लेकिन उसी के साथ पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग में हमें ठोस कदम उठाने होंगे। और कोविड की महामारी ने हमारी आंखें खोलने के बाद अब आगे जाके हमें आरोग्य को देशवासियों का मूलभूत अधिकार के रूप में देखना होगा, तभी यह अमृतकाल देशवासियों के लिए अमृतमय साबित होगा। साथ ही में राष्ट्रपति जी ने जिस कोरोना काल का उल्लेख किया, उस कोरोना काल से लेके उसके जो अप्रत्यक्ष परिणाम है, उनमें दो परिणामों पे हमें गंभीरता से विचार करना होगा। एक है इकोनॉमिक इफेक्ट और दूसरा है एजुकेशनल इफेक्ट। जो इकोनॉमिक इफेक्ट है, भले ही पेपर पे अर्थव्यवस्था उभरती हुई नजर आती हो, लेकिन वास्तविकता में आम देशवासी की क्या परिस्थिति है। लगभग 6.5 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे धकेल दिए जा चुके हैं। 54% लोगों की आय कम हो चुकी है और तकरीबन 60 लाख से अधिक छोटे उद्योगों पर ताला लग चुका है। इस तबके के बारे में हमें गंभीरता पूर्वक सोचना होगा, नहीं तो देश के मध्यम वर्ग को ऐसा लगेगा कि सिर्फ 142 लोगों की जो आय है वो 23 लाख करोड़ से 56 लाख करोड़ होती है, या फिर गरीबों के लिए योजना आती है, लेकिन देश के मध्यम वर्गीय के बारे में सोचा नहीं जाता है। इस पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। इसी के साथ दूसरा अप्रत्यक्ष परिणाम है एजुकेशनल इफेक्ट। अध्यक्ष महोदय, देश का जो भविष्य है उन बच्चों की जिंदगी से कोरोना काल के चलते हुए मानो शिक्षा और व्यक्तिमत्व विकास के 2 साल जैसे चले ही गए हैं, गायब हो गए हैं। इस देश के भविष्य की जो क्षति हुई है, इस क्षति को भरने के लिए हमें ठोस कदम उठाने होंगे। बात हो रही है कि हर बात डिजिटल होगी, हर बात डिजिटल होगी, लेकिन देश में जो डिजिटल डिवाइड है और इस डिजिटल डिवाइड के चलते हुए जो बच्चे इस शिक्षा से वंचित रह रहे हैं, उनके बारे में भी हमें सोचना होगा। अभिभाषण में स्किल इंडिया मिशन की भी बात हुई अध्यक्ष महोदय, लेकिन किसी भी मिशन का सक्सेस तभी जाना जाता है जब उसके अंतिम उद्दिष्ट की पूर्ति हो, और इसका अंतिम उद्दिष्ट है रोजगार। इस सरकार ने देश के युवाओं से वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, लेकिन अगर आंकड़े देखे जाए तो आज भी देश में 5 करोड़ युवा बेरोजगार है। और इसी के लिए स्टार्टअप्स या मेक इन इंडिया के साथ मनरेगा की स्ट्रेंथनिंग और अर्बन वर्जन ऑफ मनरेगा जैसे विकल्पों पर विचार होना चाहिए, क्योंकि हमारे देश के युवाओं में एक प्रचंड ऊर्जा है और अगर इस ऊर्जा को हम सही दिशा में संचालित करना चाहते हैं
तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो जॉब क्रिएशन करे और युवाओं को जॉब सिक्योरिटी भी दे। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में और एक बात कही जिसे हम सबको गर्व है, वो है विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, और इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। 2014 में सत्ता ग्रहण करने के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था, आई कोट, डेमोक्रेसी विल नॉट सस्टेन इफ वी कांट गारंटी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अनकोट। और वास्तविकता यह है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अपना देश 180 देशों में 142वें 142nd आउट ऑफ 180 142वें पायदान पर खिसक गया है। मात्र 2020 में 67 पत्रकारों की गिरफ्तारियां हुई है और 200 पत्रकारों पे हमले हुए हैं। जिन पत्रकारियों की नौकरियां चली गई है उनकी गिनती तो अलग ही है। और अगर आज देश के मीडिया का सुर देखा जाए तो अध्यक्ष महोदय, देश के आम आदमी के जहन में यह सवाल उठना लाजमी है कि लोकतंत्र के इस चौथे स्तंभ को क्या निष्पक्ष रूप से अपनी पत्रकारिता करने की आजादी है या नहीं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात की। माननीय मंत्री महोदय सदन में है, इसलिए मैं यह अवसर लेना चाहता हूं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो तो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर भी उतना ही जरूरी है। और महाराष्ट्र से MRIDC से एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड रेलवे, और जिसमें राज्य की भागीदारी सिर्फ 20%, केंद्र की भागीदारी सिर्फ 20% और 60% थ्रू इक्विटी ऐसा है। बावजूद इसके महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दे दी है और उसने अपना पहला 100 करोड़ का किश्त जमीन अधिग्रहण के लिए दे भी दिया है। उसके बावजूद केंद्र सरकार से इसे ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र के, जिसे हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं, पूना, नासिक और मुंबई, इसे जोड़ने वाला ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्रकल्प है। इसलिए मेरा अनुरोध है, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो ऐसे महत्वाकांक्षी प्रकल्पों को नजरअंदाज नहीं किया जाए। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण में और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की गई और वो है सर्वसमावेशी और सशक्त भारत के निर्माण की। जब हम आर्थिक सुरक्षा विषयक और शारीरिक सक्षमता की और सशक्तता की बात करते हैं तो यह सवाल भी उठता है कि क्या देश मानसिक सशक्तता की ओर बढ़ रहा है या नहीं। और अगर हम अपने दिल पर हाथ रख के इस सवाल का जवाब दे तो इसका जवाब ना आएगा, क्योंकि आए दिन देश के युवाओं के, देशवासियों के दिलो दिमाग में सांप्रदायिकता का जहर घोला जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, मुझे मेरे धर्म पर अभिमान है और हर किसी को होना लाजमी है, लेकिन जब धार्मिक अभिमान का रूपांतर धार्मिक उन्माद में होता है तो वो धार्मिक उन्माद मानवता और देश की अखंडता के लिए निश्चित ही हानिकारक है। जब IIM जैसे इंस्टीट्यूट के प्राध्यापक और विद्यार्थी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखकर देश की सामाजिक स्थिति पर एक चिंता जताते हैं, वो महज इत्तेफाक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जब विदिशा में धार्मिक कारणों पे एक स्कूल पे हमला होता है तो यह सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि देश किस मानसिकता से गुजर रहा है। आज देश के युवाओं के हाथ में पत्थर है अध्यक्ष महोदय, लेकिन युवाओं को बताने की जरूरत है कि इस पत्थर का उपयोग रचनात्मक निर्माण के लिए किया जाना चाहिए, ना कि किसी पर फेंकने के लिए। क्योंकि किसी पर अगर पत्थर फेंका जाए तो न सिर्फ शरीर लहूलुहान होता है बल्कि देश की अखंडता भी लहूलुहान होती है। दुर्भाग्य की बात है अध्यक्ष महोदय कि आज देश के युवा से पूछा जाता है मंदिर जाओगे या मस्जिद, कल पूछा जाएगा मंदिर या चर्च, परसों पूछेंगे मंदिर या गुरुद्वारा, लेकिन एक दिन देश का युवा जवाब देगा, अजी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च सब छोड़िए, पहले रोटी की बात कीजिए, पहले रोजगार की बात कीजिए, पहले देश के विकास की बात कीजिए। क्योंकि अध्यक्ष महोदय, मैंने किस जाति में, किस पंथ में, किस प्रांत में, किस धर्म में जन्म लिया, इसका न्यूनगंड या अहंभाव पालने से अच्छा होगा कि मैं मेरे कर्तृत्व से मेरे व्यक्तित्व को ऐसे ऊंचाइयों पर ले जाऊं कि मुझ पर मेरी जाति को, मुझ पर मेरे पंथ को, प्रांत को, धर्म को और अंतिमतः मेरे राष्ट्र को भी गर्व महसूस हो। और जब ऐसा होगा तभी अमृतकाल का अमृत हर देशवासी के जीवन तक पहुंचेगा। और अंत में अध्यक्ष महोदय इतना ही कहूंगा, इस अमृतकाल में देश उस दौर से गुजर रहा है
इस अमृतकाल में देश उस दौर से गुजर रहा है जब मीडिया सरकार से ज्यादा विपक्ष से सवाल पूछता है और देशभक्ति का सर्टिफिकेट सोशल मीडिया पर अंधभक्तों द्वारा दिया जाता है। फिर भी दिल में उम्मीद है, फिर भी दिल में उम्मीद है वैसा दिन आएगा, फिर भी दिल में उम्मीद है वो दिन भी आएगा जब देश का युवा जाग जाएगा और सांप्रदायिकता का ये ग्रहण छूटकर सर्वसमावेशकता का सूरज निकलेगा। तभी आइडिया ऑफ इंडिया का उजाला देश भर में फैलेगा, आइडिया ऑफ इंडिया का उजाला देश भर में फैलेगा। धन्यवाद। जिसकी मोल नहीं है वो अमोल है।